Hi everyone, welcome back to Chemistry संग्रह. My name is दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स का क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 1. इस लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, रेट ऑफ द रिएक्शंस के बाद आप क्या पढ़ोगे? इसमें आपको पढ़ना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर रेट लॉ को लिखते हैं. रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा. इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन. देन इसके बाद आपका ऑर्डर एंड एट लास्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में. तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पर. तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ द रिएक्शन. शॉर्ट में पढ़ेंगे जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी है. ओके, चलिए. तो सबसे पहले हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन. तो बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम सिंपल डिफाइन करें तो दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant or product per unit time. इसको क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, दैट इज योर ये एक रिएक्शन है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट सी, और आपसे बोल दिया जाए चेंज इन रेट लिख दिए, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दीजिए. तो आप कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले तो याद रखिए कि रेट को आप कैसे लिखेंगे. सिंपल शॉर्ट आर से बनाइए. अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो ऑलवेज ये बात याद रखिए कि आपको पता है इनिशियली जो आप रिएक्टेंट लेंगे वो क्या होगा? ज्यादा होगा. और जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. राइट और नॉट? तो रेट क्या होगी रिएक्टेंट के लिए? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही होगा. लेकिन यही बात अगर हम प्रोडक्ट के लिए करें तो क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए होगा दोस्तों इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, यही होगा. चेंज इन टाइम. राइट और नॉट? क्लियर हुई थी बात? अब हमेशा याद रखो, देखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हो कि नेगेटिव में होगा, लेकिन ऑलवेज जो रेट होती है वो हमारे पास किस तरीके से आती है? ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेगी. ठीक है. अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं तो कैसे लिखेंगे? देखो, चेंज इन रिएक्टेंट, इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट क्या होगा? देखो यहाँ पर हम लिखते हैं dR/dt फॉर द रिएक्टेंट. ठीक है ना? रिएक्टेंट के लिए कैसे लिखेंगे? ये है आपके पास ए. देखो, जो भी स्टोकियोमेट्री होती है उसको लिखिए नीचे, जो भी स्टोकियोमेट्री है उसको 1 कर लिखिए. आपके पास क्या है? ए. ये डिक्रीज होगा तो माइनस का dA/dt. कैसे लिखेंगे? माइनस का dA/dt. क्लियर हुआ? दोबारा देखिए, स्टोकियोमेट्री को इस तरीके से अपॉन में लिखेंगे. अब ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आएगा आगे, dA/dt. क्लियर हुआ अपनी बात? और क्या हो सकती है? ये भी आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है. इसको कैसे लिखोगे? 1/b dB/dt. यहाँ आएगा नेगेटिव साइन. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट है. सिमिलरली अगर हम इस प्रोडक्ट के लिए लिखें तो रेट क्या होगी दोस्तों? 1/c dC/dt. अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इनिशियली प्रोडक्ट क्या होगा? आपके पास कम होगा. जब आपके पास आफ्टर द टाइम टी आपका प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो जब चेंज निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है ना? चेंज किसी चीज का कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल.
फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही निकालते हो। तो फाइनल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होगी और क्या कहते हैं, फाइनल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इनिशियल वे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका पॉजिटिव साइन आता है और रिएक्टेंट में आपके पास नेगेटिव साइन आता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो इस तरीके से रेट को लिखा जाता है। क्लियर? एक बात और सुनिए, यहाँ पर हमने डी लगाया है, हम डी के बदले डेल्टा को भी यूज करते हैं। अब डी कब यूज किया जाता है और डेल्टा कब यूज किया जाता है? डी यूज किया जाता है फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम में, और डेल्टा कब यूज करते हैं? लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में। अभी इसको भी और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रेट कैसे लिखी जाती है आपको ये समझ में आया? यस और नो? आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे चलते हैं। ओके, मान लीजिए हम एक और रिएक्शन लेते हैं। सपोज करिए सी प्लस डी से डी बन रहा है ई से ई प्लस एफ से एफ। ये एक रिएक्शन है। अगर आपको इसका रेट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इसका रेट लिखा जाएगा, रेट विल बी इक्वल्स टू -1/c, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है, dc ओवर dt। सिमिलरली इसके लिए आप क्या लिखोगे? माइनस का 1/d dd ओवर dt इज इक्वल्स टू 1/e d concentration of E over dt is equals to 1/f change in concentration of F over dt। ये क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी दो तरीके की होती है। टाइप पहली होती है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट, और एक होती है आपके पास क्या, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट, एवरेज रेट का सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो रेट होती है हम निकालते हैं फॉर द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। किसके लिए निकालते हैं? ये रेट क्या होती है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात, ये होती है फॉर द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, और ये निकालते हैं एट इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम पर जब निकाली जाती है, एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, देन दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एवरेज रेट हम जब भी निकालते हैं वी यूज द सिंबल डेल्टा। किसका यूज करते हैं? डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट जब भी हम निकालते हैं तो वी यूज डी ओवर डी टी। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? डी ओवर डी, डी यूज करते हैं इन केस ऑफ द डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा चेंज हमारे पास होता है एवरेज रेट में। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊं, सपोज करिए ये हमारे पास एक कर्व है, यहाँ पर हमने टाइम लिया है और यहाँ पर हमने लिया है आपका रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन, सॉरी, यहाँ पर हमने ली है चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन। तो सपोज करिए यहाँ पर आपके पास है 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.5। ठीक है, यहाँ पर टाइम है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारे पास टाइम इंटरवल एंड वी हैव, वेट अ मिनट, एंड वी हैव वन कर्व, ये हमारे पास एक कर्व है। ठीक है ना, अब अगर हमको यहाँ पर एवरेज रेट निकालनी है तो निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो ये सुनिए, निकालने का तरीका होता है, सपोज करो इस
2 टाइम इंटरवल पर सबसे पहले 2 से 3 के बीच में निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये 2 है और एक हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 और ये जो चेंज है यहाँ पर सपोज ये आपका बीच का चेंज है, दैट इज 1.5 है ना। तो रेट सबसे पहले तो आप कैसे लिखोगे, रेट कैसे लिखी जाती है दोस्तों, दैट इज डेल्टा आर, मतलब डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मान लो ये रिएक्टेंट आपके पास डेल्टा सी है और ये है डेल्टा टी, तो यहाँ किसका यूज होता है आपके पास, ये यूज होता है डेल्टा का, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये आपकी फाइनल टाइम है, ये आपका इनिशियल टाइम है, तो फाइनल टाइम में कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, देखो ये आपका कंसंट्रेशन है दैट इज 1.5, तो यानी कि C2 माइनस का C1 अपॉन T2 माइनस का T1, इसी तरीके से किया जाता है। तो C2 आपके पास कितना है 1.5 माइनस ये आपके पास क्या है C1 कितना है 0.2, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता चल रहा है ये रिएक्टेंट है तो हम ये नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगा देते हैं, ठीक है, अपॉन T2 कितना है आपके पास 3 माइनस 2, क्लियर हुआ। तो रेट यहाँ से कितनी निकल कर आएगी, अच्छा देखो पहले इसको माइनस करो, ये आएगा आपके पास कितना निकल के 0.5 अपॉन 1, तो ये आपके पास रेट निकल कर आएगी, रेट आ गई आपके पास, दिस विल बी योर माइनस का 0.5, यानी कि रिएक्टेंट की रेट है, ये माइनस आपको बताता है, दिस माइनस शोज कि ये जो रेट निकल कर आई है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। तो ये आपको रेट यहाँ पर निकालना है। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, आपका डेल्टा का साइन यूज करके। सिमिलरली यही अगर आपके पास क्या होता, अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकाली जाती, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकाला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए सबसे पहले आप एक टेंजेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट बनाने के बाद जिस पॉइंट पर, मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन है और ये आपके पास टाइम है, जिस पॉइंट पर आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर टच करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टाइम देखना है और कंसंट्रेशन देखना है, तो रेट आप कैसे लिखेंगे, डी आर यानी कि डी सी ओवर डी टी, ठीक है ना। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास यहाँ पर टाइम आया है वो नोट करिए, वो कंसंट्रेशन आई है वो नोट करिए, यहाँ से आपके पास रेट निकल कर आ जाएगी। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस रेट जो आप पर्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, यस और नो जल्दी से बताओ, अगर क्लियर है तो पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, लिखते हुए आपको पता है फर्स्ट वाला ये आपका रिएक्टेंट है, तो आप कैसे लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/4 डी PH3 ओवर dt, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, अब ये P4 क्या है आपका प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्री 1 है तो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, dP4 ओवर dt। सिमिलरली आपका क्या है प्रोडक्ट है, तो 1/6 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर dt। ये आपके पास क्या है, पहली रिएक्शन है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी रिएक्शन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/2 DNO2 ओवर dt इज इक्वल्स टू, ये क्या है 1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO ओवर dt इज इक्वल्स टू D कंसंट्रेशन ऑफ O2 ओवर dt। यहां से हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। आई होप रेट ऑफ द रिएक्शन आपको लिखना आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िए। हमारे पास एक रिएक्शन है, दिस इज योर D2N2O5 से 4NO2 बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। आपको इनिशियली N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 2.33 मोलर। आफ्टर 184 मिनट यानी कि 184 मिनट बाद
ये कंसंट्रेशन क्या होती है, रिड्यूस्ड होकर कितनी हो जाती है, 2.08 हो जाती है। सबसे पहले आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है, किसमें, आवर में, सेकंड में और मिनट में, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप इसको कैलकुलेट, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। N2O5 के लिए अगर आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे होगा, सेकंड ग्राम, ठीक है। देखिए dR/dt कैसे लिखा जाएगा आपके पास, जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, एक मिनट से, रेट विल बी इक्वल्स टू -1/2 d N2O5 ओवर dt। इसी तरीके से लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, हाँ या ना। अब आपको पता है DN2O5 को आप कैसे लिखोगे, आप किस तरीके से लिखेंगे, इनिशियली जब रेट आपके पास कितनी है और फाइनल, तो चेंज क्या होता है, कंसंट्रेशन का चेंज क्या होता है दोस्तों, जो D है दैट इज योर चेंज। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आप ध्यान से देखो एवरेज रेट है, तो D नहीं लगाकर आपको क्या लगाना है, डेल्टा यूज करना है, क्लियर है, क्या यूज करना है, डेल्टा। तो कैसे लिखोगे आप इसको, N2O5 की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस N2O5 की कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस का T इनिशियल, राइट, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो माइनस का 1/2 N2O5 फाइनल आपके पास कितनी है, दिस विल बी योर 2.08, ठीक है, 2.08 माइनस इनिशियल कितना है 2.33 माइनस 2.33 अपॉन टी फाइनल और टी इनिशियल का डिफरेंस कितना है, दैट इज योर 184 मिनट, राइट, कितना है 184 मिनट, 184 मिनट। अब एक बात ध्यान रखिए अच्छे से, जो आपके पास यहाँ पर रेट निकल कर आएगी ना, वो आपकी किस में निकल कर आएगी, मिनट में निकल कर आएगी, क्या होगी, मिनट में निकल कर आएगी। देखो जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है, और चेंज टाइम क्या है, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम अगर आप मिनट में निकाल रहे हैं क्योंकि 184 लगा रहे हैं तो ये मिनट में निकलेगा, ठीक है। अगर ये मिनट में निकलेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेट आपके पास जो भी निकल कर आएगी, सॉल्व कर देना, नेगेटिव नहीं आएगी पॉजिटिव ही आएगी रेट आपके पास, तो वो आपके पास कंसंट्रेशन किस में आएगा, मोल, रेट किस में आएगी, मोल पर लीटर पर मिनट में, ठीक है। अब दूसरा आपसे बोल रहा है सेकंड में निकालिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 6.79 इंटू, ये सॉल्व कर आएगा 6.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। अब यही अगर आपको निकालना किस में है, सेकंड में निकालना है, ठीक है, अभी मिनट में निकाला है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 60 करोगे, मल्टीप्लाई 60 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 184 मल्टीप्लाई 60, तब आपके पास रेट क्या आएगी, जरा ध्यान से लिखें, इसको रेस कर देते हैं, देखिए अब क्या निकालना है आपको, रेट सेकंड में निकालना है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, रेट आप कैसे निकालोगे सेकंड में, सेम यही लिखना है, रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/2 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184। अब क्योंकि ये 184 किस में है, आपका मिनट में है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू आप 60 लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर जो निकलेगा, ये आंसर आपका आएगा 4.07, दिस विल बी योर 4.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। लेकिन ये जो रेट निकल कर आएगी किस में आएगी, ये रेट निकलेगी आपकी सेकंड में, ठीक है ना। तो दैट इज योर मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब रेट आपको निकालनी किस में है, आवर में निकालनी है, तो आपको पता है मिनट से आवर में चेंज करते हैं तो डिवाइड दे देते हैं 60 का, तो माइनस का 1/2 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184 और डिवाइड कर दोगे आप 60 से तो वो 60 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 मिनट, ये आपका आंसर इसका होगा, दैट इज योर 4.07 इंटू 10⁻⁻2 आंसर आपका आवर वाले का है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, ये थोड़ा सा देख लेना। ये आंसर आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5। दिस विल बी योर आंसर, जो आपके पास रेट निकल कर आएगी। कैलकुलेशन करना है, ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। तो ये एवरेज रेट हमने यहाँ पर निकाल लिया। दूसरा हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको बताना है कि NO2 का जो प्रोडक्शन रेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, आप मिनट में निकाल सकते हैं क्योंकि मिनट में टाइम दिया हुआ है। तो आपको ये वाला कैसे करोगे पार्ट, सेकंड पार्ट देखना। रेट हम कैसे लिख सकते हैं NO2 के लिए, क्या होगा रेट NO2 के लिए 1/4 d NO2 ओवर dt, राइट और नॉट। अब रेट जो आपकी यहाँ पर निकल कर आई N2O5 के लिए मिनट में, ठीक है, वो तो सेम रहनी है, रेट तो वही सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, राइट और नॉट, तो जो रेट इसकी आएगी वही रेट इसकी रहेगी। तो ये कितनी है आपके पास, ये आई आपके पास 6.79 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, विल बी मल्टीप्लाई जाएगा आपका 4 इधर, इज इक्वल्स टू डी NO2 ओवर dt। तो यहां से क्या निकलेगी आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पर यूनिट टाइम, आप यहां से निकाल सकते हो। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपके पास फाइनल आंसर यहां से निकल आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, यस और नो। तो इस तरीके से हम रेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ द मास एक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ द मास एक्शन क्या बोलता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोबारा से क्या बोला, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए ये आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने भी आपके पास रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। ठीक है ना, तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है के, वो के कांस्टेंट को आप रेट कांस्टेंट बोलते हैं या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। बेसिकली हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पर। अब अगर एक चीज और देखिए, इस कंसंट्रेशन को मैं 1 रख दूं, ये वाली कंसंट्रेशन को अगर 1 रख दूं, ठीक है, तो आप बताइए रेट ऑफ द रिएक्शन आपका रेट कांस्टेंट के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, राइट और नॉट। तो इसी रेट कांस्टेंट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट में बी डिफाइंड एज rate of the reaction when molar concentration of the each of reactant is unity। यानी कि आप हर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को अगर यूनिट ले लेते हो, यूनिटी ले लेते हो, 1 ले लेते हो, तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई, यस और नो। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स हैं उसको भी देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके रेट ऑफ द रिएक्शन सॉरी रेट कांस्टेंट के, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इट मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि इससे हम रेट ऑफ द रिएक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं कि वेदर रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। जितना लार्जर वैल्यू होगी ना के की, उतनी ही रिएक्शन आपके पास फास्टर होगी। तीसरा है कि जितनी हर डिफरेंट रिएक्शन के लिए, एवरी डिफरेंट रिएक्शन के लिए आपकी के की वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफर करती है, दैट विल बी डिफरेंट फॉर द एवरी रिएक्शन, ईच ऑफ द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द के चेंजेस विद टेम्परेचर।
जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। क्लियर हुई इतनी बात? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक है दैट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने ROR लिखा है, कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, वो आपको पूरी तरीके से लिखने हैं, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखी है क्योंकि टाइम वीडियो लेंदी हो जाती है। सबसे पहला फैक्टर आपके पास यहाँ पर है दैट इज योर, सबसे पहला फैक्टर की बात करते हैं, ये आपके पास है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस तरीके से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफर करती है। देखो बेसिकली हम इस जो अभी आपका 11th 12th में देख रहे हैं दैट विल बी योर जीरो ऑर्डर और द फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में जनरली ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता है, सॉरी जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिस तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है। क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन भी जनरली इंक्रीज होता है। ठीक है ना? क्या बोला? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर हमारे पास है, सेकंड फैक्टर इज आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस तरीके से इफेक्ट करता है? जनरली कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में प्रेजेंस होकर उसकी स्पीड को ऑल्टर करते हैं। आइदर दे डिक्रीज द स्पीड और आइदर दे इंक्रीज द स्पीड। तो बेसिकली जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जनरली हम उन्हीं को लेते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? आपकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। लेकिन जनरली हम यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। नंबर थर्ड आपके पास फैक्टर है दैट इज योर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को करता है? देखिए जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है। कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप कुछ कोयले के पीसेस लो और उसको चारों तरफ फैला दो, छोटे छोटे लकड़ी के कोयले के पीस आपने काटे और उसको चारों तरफ फैला दिए, वो जल्दी बर्न होंगे एज कंपेयर टू पूरा लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है ना? अगर उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को आप जलाओगे तो वो जलने में ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि रिएक्शन विल टेक स्लोअर एज कंपेयर टू द जो आपके पीसेस ऑफ द वुड आपने लिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो तीसरा फैक्टर आपका सरफेस एरिया। चौथा एंड लास्ट फैक्टर दैट इज योर टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली टेम्परेचर मैं अभी ऊपर भी बता कर चुकी हूँ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी बढ़ती है ना। तो ये देखा गया है, पहली बात तो ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है, और ऐसा देखा गया है कि जनरली जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो ना, तो क्या होता है, यहाँ से आपके पास ये देखा गया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाती है। क्या हो जाता है? रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल। ये कैसे हो जाती है? डबल हो जाती है। तो ये केसेस इसमें देखा गया है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का, जो जनरली आता है। देखिए क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, मैं अब लिख नहीं रही इसको दोबारा। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है भाई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है,
और रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज, मतलब आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन when the concentration of each of the reactant will be taken as unity। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया। यानी कि जब आप रिएक्शंस की कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हो तो रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन कि ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही बात करें इसकी रेट कांस्टेंट की तो ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात, यहां पर तीसरी बात क्या है कि ये आपके पास इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमेशा फिक्स होती है कि मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपके पास यूनिट होती है इसकी, इट विल बी चेंजेस, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती रहती है। तो क्या यहाँ पर ये बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो? जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होती है उसकी हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट द रेट ऑफ द रिएक्शन in terms of the molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। यानी कि आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन जब भी आप लिखोगे, एक आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, तो रेट लिखा जाता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसमें जो आपकी स्टोइकियोमेट्री है वो आपकी पावर के इक्वल हो भी सकती है, यानी कि ऑर्डर के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसके ऑर्डर के बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा कैसे लिखी जाएगी, यू नो इट वेरी वेल कि dr/dt विल बी इक्वल टू रेट, रेट के बराबर होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन से सीखी कि ये जो ए बी सी आपने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हमने ऊपर स्टोइकियोमेट्री क्यों नहीं चढ़ाई, हमेशा याद रखो आपके पास दो आपके पास लॉ है, एक तो लॉ ऑफ द मास एक्शन जो आप इसमें पढ़ते हैं, दूसरा आपके पास एक लॉ होता है जो इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम में और इसमें क्या डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम में जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो आपकी पावर में चढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्टोइकियोमेट्री आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जो स्टोइकियोमेट्री चढ़ी है वो आपकी पावर ही होगी, यानी कि जो आपका ये ऑर्डर होगा, ये पावर क्या बताते हैं, दे आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओके। तो इसी से हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, यानी कि जो भी पावर है इन पावर को आप सम कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर लगे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को n से निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर। अगर ये आपका 0 आता है तो ये रिएक्शन बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर n की वैल्यू 1 आती है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिमिलरली 2 आएगी तो सेकंड ऑर्डर। तो इस तरीके से आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चलती है। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की आप यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेट सपोज
आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, के ए की पावर 0, राइट और नॉट, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर इनटू सेकंड, यही होती है, ये मैं भी आपको पीछे बता कर चुकी हूँ। इज इक्वल्स टू के की यूनिट आपको निकालनी है, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई 0 ऑर्डर की, वेरी इजी, दैट इज योर मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। सपोज करिए रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, अब इसका रेट लॉ आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा, रेट इक्वेशन R विल बी इक्वल्स टू के, प्रोडक्ट जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी पावर 1, ये R लिख लो या A लिख लो, सपोज करो यहाँ पर A है, ठीक है, मैं A बना देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, यहाँ पर A से बन रहा है आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब आपको रेट की यूनिट सेम यही होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, यही होती है, इज इक्वल्स टू के, ये निकालनी है। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, आपको पता है, दिस विल बी मोल पर लीटर, यही होती है या नहीं होती है, हाँ या ना। तो मोल से ये मोल कट गया, ये लीटर से लीटर कट गया, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या बची, आपके पास बची सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। डिफरेंस क्या आएगा, बस यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, ये मोल स्क्वायर हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर कर के की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। कर देती हूँ सेकेंड ऑर्डर के लिए भी, देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन क्या होगी, आपको अच्छे से पता है, के ए की पावर 2, रेट की वैल्यू मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, के ए की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन है तो मोल अपॉन लीटर का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार पावर चढ़ेगी तो मैंने मोल अपॉन लीटर लिख दिया, ठीक है ना। 1 मोल से 1 मोल कट गया, 1 लीटर से 1 लीटर कट गया, बाकी के की वैल्यू क्या आएगी, मोल, देखो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो लीटर, ठीक है, लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू किसकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी। बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज which are taking मतलब which are colliding simultaneously to bring about chemical reaction। बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर कर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। दोबारा से सुनिए, जितनी नंबर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज कोलाइड कर कर आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको बोला जाता है योर मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके पास ये एक रिएक्शन है, कंडीशन क्या है कि रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, है ना। अगर ये रिएक्शन है तो रिएक्शन में देखो यहाँ पर आपके कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, डिपेंड, ये फर्क नहीं पड़ता कितने प्रोडक्ट के स्पीशीज बन रहे हैं, ये पता बस आपको होना चाहिए कि कितने आपके रिएक्टेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है, तो इस तरीके की रिएक्शन को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी चेक करिए, 2 है, 2 HI की स्पीशीज है, तो दिस इज योर बाईमॉलिक्यूलर। क्या है, बाईमॉलिक्यूलर। यहाँ चेक करो, 2 इसका 1 इसका, तो कितने हो गए, 3, दिस इज ट्राईमॉलिक्यूलर। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया मॉलिक्यूलरिटी टर्म क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज कोलाइड कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है।
ओके। अब एक लास्ट हमारे पास डिफरेंस बचा है किसका, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, उसको भी देखते हैं। जब तक आप स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपको पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलरिटी की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज जो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और यही बात करें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स जो स्टोइकियोमेट्रिक आपके पास रेज हो रही है, दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप डेफिनेशन लिख देना। दूसरी चीज है कि मॉलिक्यूलरिटी हम हमेशा एलिमेंट्री स्टेप के लिए लिखते हैं, यानी कि जो हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वो जैसे एक कोई रिएक्शन हो रही है तो बहुत सारे आपके उसके स्टेप्स दिए होते हैं, उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो हमको बताता है कि मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या है उस रिएक्शन की, ठीक है। लेकिन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द स्टेप्स के लिए, और हम एलिमेंट्री स्टेप के लिए भी लिख सकते हैं, ओके। तीसरा हमारे पास है कि मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑर्डर हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी हमेशा आपकी होल नंबर में मिलेगी, आपको कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, कि 3/2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, राइट और नॉट। ये हमेशा आपकी होल नंबर वैल्यू होती है, और ये आपकी कैसे होती है, फ्रैक्शनल और होल नंबर दोनों हो सकती है। क्लियर हुई इतनी बात। लास्ट आपके पास है मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल कोलाइड कर आपका प्रोडक्ट बनाए, ऐसा नहीं है ना, कोई भी नहीं, मतलब आपकी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन ये आपकी जीरो भी हो सकती है। समझ में आया, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी अभी आपने देखा ना पीछे, तो इस तरीके से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर लिख सकते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी हम आगे और चलेंगे। दो आपके टॉपिक्स मतलब ये दो रिएक्शन आपके लेक्चर्स में मुझे ओवरऑल ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो बने रहिए इसी के साथ मेरे चैनल पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, एज वेल एज जो अभी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू एवरीवन।